हेलो फ्रेंड्स, अंधी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर प्लूटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लूटो ग्रह है या फिर बौना ग्रह है या क्षुद्र ग्रह है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक कहानी से शुरू करते हैं कि प्लूटो क्या है, इसकी खोज किसने किया, इसका नामकरण कौन किया। जैसा एक कहानी पर डिपेंड है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक खगोल शास्त्री है जिनका नाम है टॉम बैग। अब खगोल शास्त्री का मतलब होता है कि वो अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। ठीक वैसे ही ये भी क्या करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानने की बहुत इच्छा रखते थे। और ये भी इनको कहीं से पता चला था कि जो अरूर और वरूर ग्रह है, इनके कक्षाओं में किसी न किसी खगोल पिंड की वजह से रुकावट आ रहा है, यानी बांधा आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से रुकावट आ रहा है, इसलिए इन्होंने अपना शोध शुरू किया, इन्हें रिसर्च शुरू किया। तो पहले हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं खगोल शास्त्री का। तो खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था क्लाइड टॉमबैग। इनका फुल नाम है क्लाइड टॉमबैग। और इन्होंने अपना रिसर्च कब स्टार्ट किया 18 फरवरी 1930 को। और इनको क्या पता चला था? इनको पता चला था कि जो अरूर और वरूर ग्रह है, इनके कक्षाओं में किसी न किसी खगोलीय पिंड की वजह से रुकावट आ रहा है, यानी बांधा आ रहा है। लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या है, कौन सा पिंड है, कोई ग्रह है या क्षुद्र ग्रह है या धूमकेतु है। इनको कुछ आइडिया नहीं था। तो इन्होंने जब यहाँ पे रिसर्च चालू किए तो इनको पता लगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ग्रह है। तो लेकिन उस समय पर उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन आज के समय में हम उसको प्लूटो के नाम से जानते हैं। अब ये नामकरण किसने किया था दोस्तों? लेकिन आप इतना जान गए होंगे कि प्लूटो ग्रह की खोज अनजाने में हुई थी, यानी गलती से हो गई थी। अब इसके नामकरण की ओर चलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद फिर क्या होता है, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक वैसे ही जब प्लूटो ग्रह की खोज की गई तो उसके बाद उसका नामकरण किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो उसका नामकरण है वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की ने किया था, जिसका नाम था वेनेशिया बर्ने। ये जो लड़की थी वो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन की पढ़ने वाली थी। और इस लड़की का कहना था कि जो प्लूटो ग्रह है ये अंधेरों से घिरा हुआ है, क्यों इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाएगा, क्योंकि जो रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है। इसलिए जो ग्रह की खोज हुई है, यहाँ पे भी अंधेरा है, इसको भी प्लूटो नाम से जाना जाए। सभी वैज्ञानिकों को उसकी राय अच्छी लगी, सबने कहा ठीक है, इसका नाम हम प्लूटो रख देंगे। तो नामकरण किसने किया था? नामकरण की थी वेनेशिया बर्ने ने। वेनेशिया बर्ने कहाँ की थी, कहाँ की पढ़ने वाली थी? ये पढ़ने वाली थी ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन। और प्लूटो का नामकरण किसके वजह से हुआ था? रोम में जो देवता है, अंधेरों के देवता, उनको किसके नाम से जानते हैं? प्लूटो के नाम से जानते हैं। जिसका नामकरण किसके वजह से हुआ था? अंधेरों के देवता के नाम पे। अंधेरे के देवता। और ये देवता कहाँ पे जाने जाते हैं? रोम में, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा गया। अब इस लड़की को इनाम भी दिया गया, और इनाम के तौर पे 5 पाउंड दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम पाउंड है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 772 रुपये इसको दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की लगभग 500 रुपये में क्या करेगी? आज के समय में किसी को भी 500 रुपये दिया जाए तो सब बोलते हैं कि ये बहुत ही कम है, या फिर इसमें क्या होगा। लेकिन उस टाइम पे 500 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जो इस लड़की को दिया गया। अब क्या हुआ? अब इसका नामकरण हो गया, प्लूटो ग्रह की खोज हो गई। अब प्लूटो बहुत ही खुश हुआ। इसने कहा कि चलो, कम से कम मुझे ग्रह का तो दर्जा मिला। पहले तो मैं किसी भी श्रेणी में नहीं था, लेकिन अब मुझे एकदम राजा जैसे रखेंगे, राजा मतलब ग्रह जैसा बना दिए।
लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि अब सभी को इसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ने लगी कि प्लूटो पे ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा इसका फीचर्स है, यहाँ का वायुमंडल है कि नहीं, यहाँ पे इंसान रह सकते नहीं। तो इन सारे का अभी रिसर्च चालू हो गया प्लूटो के बारे में। तो हम लोग ये भी देखेंगे इसके रिसर्च के बारे में। दोस्तों अभी तक मैं इस प्लूटो ग्रह ही लिखती हूँ क्योंकि उस टाइम पे 2006 से पहले इसको ग्रह का दर्जा मिल चुका था, तो इसलिए ये क्या था, एक प्लूटो ग्रह था। अब इसकी विशेषता क्या थी, जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि टॉम्बैक का कहना था या फिर किसी भी खगोल शास्त्री का कहना था कि जो प्लूटो है यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही देर से पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर समय अंधेरा ही रहता है। आप बोलेंगे क्यों देर से पहुँचता है, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, हमारा सौर मंडल है। ये क्या है, सौर मंडल है, और जो सौर मंडल का प्रधान होता है वो सूर्य होता है। ये क्या है, हमारा सूर्य है, सन। और फिर से यहाँ पे बाह्य ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, जिसमें से पहला ग्रह आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब यहाँ पर क्षुद्र पट्टी आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्षुद्र पट्टी क्या होते हैं। क्षुद्र पट्टी उनको कहा जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु, इस टाइप के यहाँ पे जो भी खगोलीय पिंड यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसको मिला के क्षुद्र पट्टी का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे 4 ग्रह आते हैं जिसको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला आता है बृहस्पति, फिर यहाँ पे आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। इस प्रकार से ये 8 ग्रह हैं जो कि अभी के समय पे 8 ग्रह कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन 2006 से पहले एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। इस ग्रह का क्या नाम था, प्लूटो, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सूर्य है, अब यहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या इसका जो रोशनी सबके पास एक बराबर ही पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये क्या है, दूर है, इसलिए इसका प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पहुँचता था और पहुँचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लेता था। कितना समय लेता था, लगभग 5 घंटा समय लेता था, 5 घंटा। अगर कंपेयर कर जाए कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो उसके कंपेयर में प्लूटो यहाँ पे कितना लगता है, 8 मिनट और 22 सेकेंड। लेकिन अब ये वाले जो 8 मिनट 22 सेकेंड, इसमें भी एग्जाम में बहुत सारा कन्फ्यूजन दे देता है। कन्फ्यूजन ये देता है क्योंकि कई सारी बुकों में 8 मिनट तो लिखा रहता है, लेकिन 22 सेकेंड की जगह पे 16 सेकेंड, कहीं पे तो 20 सेकेंड लिखा रहता है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो उसमें 8 मिनट का ऑप्शन तो दिखेगा ही, लेकिन 22 मिनट और ये 22 सेकेंड और 16 सेकेंड और 20 सेकेंड में से किसी एक को ही वो ऑप्शन में रखेगा। इसलिए आप बस इतना याद रखिएगा कि जो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये तो था पहला कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। अब दोस्तों ये क्या हुआ, जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है तो आप बोलते होंगे कि यहाँ पर इंसान कैसे रहता होगा पूरे अंधेरे में। दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर इंसान रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल किस कारण से नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फ, ये बर्फ से ही ढका हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पे ज्वालामुखी भी बर्फ से ही फूटता है, मतलब पूरा ज्वालामुखी में बर्फ ही भरा होता है। तो दोस्तों ये पूरा क्या है, ठंडा ग्रह है, एकदम ठंडा। प्लूटो बेचारा बहुत ही ठंडा है और यहाँ पे क्या बर्फ की पूरी तरह सतह से ढका हुआ है। और दोस्तों जो यहाँ का टेम्परेचर है वो -233 से लेकर -223 के बीच में रहता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे इंसान रह सकता है कि नहीं रह सकता। अगर इस टेम्परेचर में अगर कोई इंसान रहता है तो इंसान भी एक बर्फ़ का पुतला बन जाएगा। तो क्या इंसान रहेगा, नहीं रहेगा। तो यह क्या, अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट यहाँ से निकलता है कि पहला पॉइंट कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। दूसरा, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। और तीसरा पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रह सकता है।
तो अभी क्या पहला पॉइंट क्या है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश लगभग 5 घंटा का, लगभग 5 घंटा। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे पूरी जगह बर्फ से ही ढका है, या मतलब कि यहाँ पे बर्फ की सतह पाई जाती है, जो सतह भी क्या रहता है, बर्फ का ही रहता है। अगर सपोज ये बर्फ पिघल गया, ऐसे तो कभी पिघलेगा नहीं, पिघलेगा इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, बहुत ही कम पहुँचता है, तो सारी बर्फ पिघलेगी कैसे। लेकिन मान लीजिए अगर वो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पानी पता है कितना होगा, वो पानी होगा पृथ्वी में मौजूद जितने भी महासागर हैं उसके कंपेयर में 3 गुना पानी प्लूटो ग्रह पे मौजूद है। 3 गुना, आप सोच सकते हैं कि कितना पानी होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बर्फ़ की सतह पाई जाती है, चारों ओर बर्फ से ये ढका हुआ है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसके लिए यहाँ पे क्या जीवन भी क्या है, असंभव है। अब ये था प्लूटो के बारे में, सभी लोग इसके बारे में जान गए कि प्लूटो क्या है, यहाँ पे कैसे है। लेकिन अब प्लूटो भी बहुत खुश था कि उसको ग्रह का दर्जा मिल गया था, सभी लोग जानने के लिए वहाँ पे उसको रिसर्च कर रहे थे। लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि खुशी हमेशा नहीं टिकती है, कभी ना कभी वो गम में बदली जाती है। कहते हैं ना कि खुशी का भी गम, कभी खुशी का भी गम, आपने सुना ही होगा। ठीक ऐसे ही प्लूटो के साथ हुआ। बेचारे की जो अभी ग्रह था, जो ग्रह की परिभाषा थी, अब ग्रह की परिभाषा चेंज कर दिया गया और प्लूटो को यहाँ से हटा दिया गया। अब किसने चेंज किया, तो चेंज किया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। अब ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, ये जो ऐसा संगठन है जो कि अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करता है। दोस्तों ये जो संगठन था, अभी इसकी मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ पे हुआ था, प्राग में हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 2006 में। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे तो 24 अगस्त 2006 में हुआ था। इस मीटिंग में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अलग अलग जगह से, मतलब देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे वैज्ञानिक शामिल हुए। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए ये एक देश का संगठन नहीं है बल्कि पूरे देश का एक संगठन है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगह से वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रह की परिभाषा ही बदल दी और कहा कि प्लूटो अब तू ग्रह नहीं रहा, अब तुझे हम लोग क्षुद्र ग्रह बनाएंगे। प्लूटो बहुत ही नाराज हुआ। उसने कहा कि पहले आपने मुझे एक राजा बनाया, बोला कि एक तुम राजा हो, फिर तो आप लोग बोलते हो कि अब तुम सिपाही है, ऐसा क्यों कर रहे हो। इनको भी लगा कि हाँ ये भी सही है कि पहले हम लोग इसको राजा दिए फिर सिपाही दिए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तुझे हम लोग क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। इसने कहा फिर से वही बात, आपने पहले तो फिर राजा बनाया फिर सिपाही ही तो बना रहे हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो हम लोग बता, तू ही बता किस श्रेणी में तू रहना चाहता है। इसने कहा कि आप कोई मंत्री का पोस्ट दे दो हमें, मैं उसी में रह जाऊंगा। इन्होंने ठीक है, तुझे हम लोग इस बौना ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन्होंने परिभाषा क्यों चेंज की और इनकी परिभाषा क्या है, नई परिभाषा क्या है। इन्होंने ग्रह के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने कहा अगर कोई खगोलीय पिंड इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है तो वह एक ग्रह का दर्जा पाएगा, यानी एक ग्रह कहलाएगा। चाहे वो पिंड कोई भी हो, खगोल चाहे धूमकेतु कोई भी हो, अगर क्या करता है वो तीनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया कि जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, उसकी आकृति गोलाकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए।
दूसरा दिया कि उसके पास असीमित मात्रा में गुरुत्व शक्ति होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी कक्षाओं को साफ रख सके, यानी कि उसके कक्षा में किसी भी तरह का और भी खगोलीय पिंड नहीं भटकना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, असीमित मात्रा में, असीमित में क्या, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए, ऐसा इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि वो सूर्य की ओर परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन अपना एक निश्चित पथ पे करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी कक्षा होना चाहिए, वो किसी और ग्रह की कक्षा में ना जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि सूर्य की परिक्रमा करें, और कहाँ पे करें, निश्चित पथ पे करें। निश्चित पथ पे करें। बेचारा प्लूटो ने इस कंसेप्ट को फॉलो किया क्योंकि वो गोलाकार था। चलो इसको भी फॉलो किया, उसके पास भी असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था, लेकिन तभी भी वो अपनी कक्षा को उतना साफ नहीं रखा था, तभी भी बहुत सारे खगोलीय पिंड उसके कक्षा में भटक रहे थे। चलो ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा है, उस कॉन्सेप्ट को प्लूटो ने नहीं फॉलो किया, क्योंकि जो प्लूटो ग्रह था ये वरुण और अरुण ग्रह की कक्षा में भी पहुंच जाता था, वहां से भी ओवरलैप करता था, इसलिए इसको कहा गया अब तू ग्रह नहीं रहा, क्योंकि तुझने तीसरे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। अब दोस्तों, अब प्लूटो था, अब उसको मिल गया एक बौना ग्रह का दर्जा, लेकिन उसने कहा कि मैं बौने ग्रह की श्रेणी में अकेला क्यों रहूं, पहले तो मेरे 8 साथी थे जिसके साथ मैं रह सकता था, लेकिन अब मैं अकेले रहूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने कहा कि देख, तू अकेले वहाँ पे नहीं रहेगा, तेरे जैसे वहाँ पे और भी सारे बौने ग्रह मौजूद हैं, हम तुझे वहाँ पे भेजेंगे। अब इन्होंने कहाँ पे भेजा उसको, इन्होंने ये बौने ग्रह की श्रेणी में इसको दिया। ये सब क्या है, बौना ग्रह, बौना ग्रह। अब इसे यहाँ पे प्लूटो को डाल दिए, ये क्या है हमारा प्लूटो। लेकिन यहाँ पे इसके जैसे और भी सारे ग्रह बौने ग्रह मौजूद थे। उसमें से पहला था सिरिस, दूसरा था इरिस, और एक और था, वो था सेरान। अब क्या हुए, अब ये तीनों इसके साथी बन गए। अब ऐसे करके भी और भी सारे थे, लेकिन जो मेन है बौने ग्रह में वो है सिरिस, इरिस और सेरान। इस तरह से 3 बौने ग्रह थे। अब इसको प्लूटो के यहाँ पे डाल दिया गया। तभी कहा ठीक, प्लूटो भी कहा ठीक है, मैं यहाँ पे रह जाऊँगा। दोस्तों, अभी तो आपने ये समझ गए होंगे कि प्लूटो ग्रह की खोज कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, और दोस्तों कि इसको बौना ग्रह क्यों कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह क्यों नहीं कहा जाता है। देखिए, बौना ग्रह उसको कहा जाता है जो ग्रह से थोड़ा छोटा हो और क्षुद्र ग्रह से थोड़ा बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, बौना ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब कि वो बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन हमारा प्लूटो उतना भी छोटा नहीं था कि हम उसे क्षुद्र ग्रह कह सकें। इसलिए दोस्तों, अब सारी किताबों में ग्रह की परिभाषा चेंज कर दी गई, और सभी किताबों में ये लिख दिया गया कि जो सौर मंडल में ग्रह है वो सिर्फ 8 है, 9वां ग्रह हट चुका है, उसको अब बौना ग्रह की श्रेणी में डाल चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।